हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 को समझने वाले हैं, जिसका नाम है टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। बेसिकली हम वो टूल्स, वो खास शब्द समझने वाले हैं जो समाजशास्त्रियों को, सोसाइटी को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इन खास सोशलॉजिकल टर्म्स की ज़रूरत ही क्यों है। फिर हम सोशल ग्रुप्स को समझेंगे, उनके अलग अलग टाइप्स देखेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी समाज में जो ऊंच नीच है उसे जानेंगे, और फिर सोसाइटी में हमारी पोजीशन मतलब स्टेटस और रोल क्या है, और आखिर में समाज खुद को काबू में कैसे रखता है, इस पर बात करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठता है। सोसाइटी तो हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा है, हम रोज इसे जीते हैं, तो फिर इसे समझने के लिए हमें इन भारी भरकम खास सोशलॉजिकल शब्दों की जरूरत ही क्यों है? क्या हमारा कॉमन सेंस काफी नहीं है? देखिए, वजह बहुत सीधी है। हम अपने सोशल वर्ल्ड जैसे कि फैमिली, दोस्त, नेबरहुड, इन सब के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि हम उसे ऑब्जेक्टिवली मतलब एक बाहरी नजर से देख ही नहीं पाते। हम बहुत सी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सोशियोलॉजी हमें खास टर्म्स देती है ताकि हम इस ऑब्वियस सी लगने वाली दुनिया का डीपली एनालिसिस कर सकें। तो देखो, कॉमन सेंस और सोशियोलॉजिकल नॉलेज में यही सबसे बड़ा फर्क है। कॉमन सेंस जो होता है वो पर्सनल होता है, सब्जेक्टिव होता है, हमारे अपने अनुभवों पर बेस्ड होता है, जबकि सोशियोलॉजिकल नॉलेज ऑब्जेक्टिव होता है, सबूतों पर, सिस्टमैटिक स्टडी पर बेस्ड होता है। ये हमें समाज को ज्यादा साइंटिफिक तरीके से देखने में मदद करता है। और इस बात को कितने अच्छे से समझाया गया है इस कोट में कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समाज को समझने वाले तालों की चाबियां हैं। ये हमें दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने का रास्ता दिखाते हैं, पर ये खुद मंजिल नहीं है। मंजिल तो हमें खुद ढूंढनी है। ऑलराइट, तो अब हमें पता है कि इन खास टर्म्स की जरूरत क्यों है। तो चलिए अब अपने पहले सेट ऑफ टूल्स पर चलते हैं। ये टूल्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम इंसान ग्रुप्स यानी समूह कैसे बनाते हैं। तो क्या लोगों का हर जमावड़ा, हर भीड़ एक सोशल ग्रुप होती है? नहीं। जरा सोचिए, एक बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे लोग, वो सब एक ही जगह पर एक ही समय में हैं, पर उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। सोशियोलॉजी में इसी को क्वाजी ग्रुप या एग्रीगेट कहा जाता है। तो फिर एक भीड़, एक असली सोशल ग्रुप बनती कैसे है? वो तब बनती है जब लोगों के बीच लगातार इंटरैक्शन होता है, जब उनमें एक हम वाली फीलिंग आती है, जब उनके इंटरेस्ट्स, उनके नॉर्म्स और वैल्यूज कॉमन होते हैं। यही वो चीजें हैं जो एक भीड़ को एक परिवार या दोस्तों के ग्रुप जैसा बनाती हैं। ओके, तो अब हमें ग्रुप का मतलब तो समझ आ गया है। अब देखते हैं कि ये ग्रुप्स कितने अलग अलग तरह के होते हैं। चलिए समाजशास्त्रियों की क्लासिफिकेशन किट का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं हम अपनी जिंदगी में कितने तरह के ग्रुप्स का हिस्सा हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स में। प्राइमरी ग्रुप्स छोटे होते हैं, इंटीमेट होते हैं, जहां फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, जैसे हमारी फैमिली या हमारे बेस्ट फ्रेंड्स। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी ग्रुप्स बड़े होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं और किसी खास गोल को पूरा करने के लिए बनते हैं, जैसे हमारा स्कूल या कोई ऑफिस। और पता है, ये फर्क काफी हद तक वैसा ही है जैसा हमने अभी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स में देखा। कम्युनिटी में रिश्ते पर्सनल और गहरे होते हैं, जैसा कि ट्रेडिशनल लाइफ मान लीजिए एक गांव में होता है, जबकि सोसाइटी या एसोसिएशन मॉडर्न अर्बन लाइफ को दिखाती है, जहां रिश्ते अक्सर इम्पर्सनल होते हैं और किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट पर बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं हम और वो वाली फीलिंग की। इन ग्रुप वो होता है जिससे हम बिलोंग करते हैं, जहां एक वी फीलिंग होती है। जैसे एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों के लिए एक इन ग्रुप बना लेते हैं। और आउट ग्रुप वो होता है जिसे दे या देम की तरह देखा जाता है, जैसे किसी नए शहर में आए हुए माइग्रेंट्स, जिन्हें कई बार इन ग्रुप की हॉस्टिलिटी भी झेलनी पड़ती है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का ग्रुप है रेफरेंस ग्रुप। ये वो ग्रुप होता है जिसके हम सदस्य तो नहीं होते, पर हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। हम उनके लाइफस्टाइल को, उनके वैल्यूज को फॉलो करते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल कॉलोनियल इंडिया का है, जब बहुत से मिडिल क्लास भारतीय ब्रिटिशर्स के तौर तरीकों को अपनाना चाहते थे। वो उनके लिए एक रेफरेंस ग्रुप थे।
ठीक है, ग्रुप्स तो समझ लिए, पर अब समाज के एक और बड़े और थोड़े कड़वे सच पर नजर डालते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं ये सोसाइटी में बराबरी पर नहीं है। इनमें एक ऊंच नीच, एक हायरार्की है। इसी चीज को सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। मतलब समाज में ग्रुप्स के बीच स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी का होना। सोचिए जैसे जमीन के अंदर चट्टान की अलग अलग परतें यानी स्ट्रेटा होती हैं, सोसाइटी भी कुछ वैसी ही है, जिसमें कुछ ग्रुप्स ऊपर हैं और कुछ नीचे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ये हायरार्की दिखती कैसी है? इसके दो मेन सिस्टम्स हैं, कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम। कास्ट सिस्टम में आपकी पोजीशन अस्क्राइब्ड होती है, मतलब आपको जन्म से मिलती है और आप उसे बदल नहीं सकते। ये रिजिड होता है। वहीं क्लास सिस्टम में आपकी पोजीशन अचीव्ड होती है, जिसे आप थियोरेटिकली अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं। ये सिस्टम ओपन होता है। और देखो, आधुनिकीकरण ने सब कुछ बदल दिया, ऐसा भी नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट A.R. देसाई का ये कोट इस बात को ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करता है। उन्होंने देखा कि शहरों में, ट्रेन और बस में ट्रेडिशनल कास्ट रूल्स टूट रहे थे, लोग एक दूसरे को छू रहे थे, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि जातिवाद खत्म हो गया था, वो बस नए रूपों में जिंदा था। चलिए अब सोसाइटी के इस बड़े स्ट्रक्चर से जूम इन करके एक इंडिविजुअल के लेवल पर आते हैं। सोसाइटी में आपकी और मेरी जगह क्या है और हमें कौन सा पार्ट प्ले करना है? यहां दो जुड़वा कॉन्सेप्ट्स आते हैं, स्टेटस और रोल। स्टेटस है आपकी सोशल पोजीशन, जैसे स्टूडेंट, डॉक्टर या पेरेंट, और रोल है उस स्टेटस से जुड़ा हुआ एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मतलब उस पोजीशन का स्क्रिप्ट। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्टेटस को ऑक्यूपाई किया जाता है और रोल्स को प्ले किया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि ये रोल्स आपस में टकरा जाते हैं। इसी को कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एक वर्किंग वुमन का, जिसे एक प्रोफेशनल का रोल और एक माँ का रोल दोनों को एक साथ निभाना पड़ता है, और दोनों की डिमांड्स अलग अलग होती हैं। पर यह सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता, खासी जनजाति के पुरुषों को भी अपनी माँ के परिवार और अपनी पत्नी बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच रोल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। भाई, समाज है तो कुछ नियम कायदे भी होंगे, राइट, ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे, लोग अपने रूल्स फॉलो करें और स्टेबिलिटी बनी रहे। तो चलिए खेल के इन नियमों को समझते हैं। इसी मैकेनिज्म को कहते हैं सोशल कंट्रोल। बेसिकली ये सोसाइटी का तरीका है अपने अनरूली मेंबर्स को लाइन पर लाने का और ये इंश्योर करने का कि सब लोग नॉर्म्स को फॉलो करें। एक छोटी सी डांट से लेकर एक बड़ी कानूनी सजा तक कुछ भी हो सकता है। और ये कंट्रोल भी दो तरह का होता है। एक है फॉर्मल सोशल कंट्रोल, जो ऑफिशियल होता है, जिसके लिए कानून है, पुलिस है, स्टेट है। और दूसरा है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, जो अनऑफिशियल होता है। ये हमारे परिवार, दोस्त और कम्युनिटी हम पर डालते हैं, कभी एक तारीफ भरी मुस्कान से, तो कभी मजाक उड़ाकर या आलोचना करके। तब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सोशल ग्रुप, स्ट्रैटिफिकेशन, स्टेटस, रोल और सोशल कंट्रोल, ये सब आपकी अपनी दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।